नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतेश चौधरी। आज हम बात करेंगे एसीएल इंजरी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि एसीएल इंजरी जब हो तो उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कैसे करना है या हमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट पर कब जाना है। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में जाते हैं तो एसीएल इंजरी के लिए लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है जिसके लिए हमको जाना चाहिए। ये टेक्निक है फ्लेक्सिबल रिमर टेक्निक। फ्लेक्सिबल रिमर टेक्निक के बारे में बात करने से पहले हम चालू होते हैं एसीएल इंजरी के लिए। जब स्टार्टिंग हुई थी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की ऑर्थोस्कोपिकली, तब बोन पटेला बोन ग्राफ्ट लिया जाता था, जहां पटेला से टिबियल ट्यूबरोसिटी तक के ग्राफ्ट लेकर के पटेला टेंडन का एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता था। इसमें ट्रांसटिबियल टनल बनाई जाती थी। पहले टिबिया में जो नीचे की अपनी लेग बोन होती है वहाँ पर टनल बनाई जाती थी और वहीं से वायर को आगे अग्रेषित करके फीमर में जो थाई बोन होती है वहाँ पर टनल बनाई जाती थी। पर इस टेक्निक में दिक्कत ये थी कि जब भी हम ये यूज़ करते थे तो जो टनल बनती थी वो वर्टिकल बनती थी, सीधी खड़ी हुई बनती थी, जिसके कारण कि एसीएल का प्लेसमेंट एनाटॉमिकल नहीं हो पाता था, अपनी सही जगह पर नहीं एसीएल जुड़ पाता था और इससे हमें लिम्पिंग होती थी, हमें लचक आती थी, उसका हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाता था। कई बार एसीएल जो लिगामेंट बनता था वो इम्पिंज होने लग जाता था। तो इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण हमने फिर एडवांसमेंट किया। एडवांसमेंट के बाद में एनाटॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन चालू हुआ, जिसमें हमने एंटीरियर मीडियल पोर्टल के थ्रू फीमर टनल बनाना चालू करी। इस टेक्निक में हम लोगों ने सॉलिड एमर के थ्रू गाइड वायर पास किया और फिर सॉलिड रिमर यूज़ करके और फीमर की टनल बनाना चालू की। इसमें हमें एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मिली। फीमर की टनल एनाटॉमिकल पोजीशन पर बनना चालू हो गई। फीमर के कोंडाइल में पीछे पोस्टीरियर साइड फीमर टनल बनना चालू हो गई। बट इसमें कुछ दिक्कतें भी आई। जब हमको ये टनल बनाना पड़ रही थी तब हमको नी को ज़्यादा फ्लेक्स करना पड़ रहा था, हाइपर फ्लेक्शन करना पड़ रहा था, जिससे जॉइंट में प्रेशर बढ़ रहा था, जगह कम हो रही थी। इसलिए स्कोपिकली भी हमको वहाँ पर देखने में दिक्कत होने लग जाती है और जो प्लेसमेंट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाता है क्योंकि दिक्कतें आती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। और साथ में ही ये दिक्कत होती है कि जब भी हम सॉलिड रिमर यूज़ करते हैं तो ये पास के फीमर कोंडाइल के कार्टिलेज को रब करते हुए कई बार चले जाता है, तो कार्टिलेज में भी दिक्कत आती है, डिफेक्ट्स आना चालू हो जाते हैं। कई बार जब विसंगति होती है फीमर कोंडाइल में, जब भी फीमर कोंडाइल में वेरिएशंस होते हैं तो हम लोग एक्यूरेटली टनल नहीं बना पाते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में, क्योंकि हमको वो एंगल नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सब फिक्स्ड है। ये जो भी एमर है, रिमर है, ये सब फिक्स्ड है, तो हम एंगल वेरी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि फीमर कोंडाइल में ब्लो आउट हो जाता है, कॉर्टेक्स ब्लो आउट हो जाता है, पीछे से टूट सकता है। साथ ही जब प्रेशर बढ़ता है और हम लोग रिमिंग करते हैं तो नर्व इंजरी, पेरोनियल नर्व इंजरी भी होने के चांसेस रहती हैं। अब इन्हीं सभी विसंगतियों से बचने के लिए लेटेस्ट टेक्निक जो आई है उसे फ्लेक्सिबल रिमर टेक्निक कहते हैं। इसमें एक कर्व्ड एमर का यूज़ किया जाता है और फिर फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू में फीमर की टनल बनाई जाती है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी कंपनियों ने बनाए हैं, जैसे कॉनमेट का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि कर्व्ड एमर है, ये स्ट्राइकर का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही आर्थ्रिक्स का इंस्ट्रूमेंट और स्मिथ नेफ्यू के इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फ्लेक्सिबल रिमर्स वगैरह यूज़ करके, जिसमें कि हम लोगों को इतना वेरिएशन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसके थ्रू हम लोग एनाटॉमिकल प्लेसमेंट कर पाते हैं टनल का। और इसमें हमको जब भी हम एसीएल करते हैं तो घुटने को 90 डिग्री ही मोड़ना पड़ता है, उसके ऊपर मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेक्निक के थ्रू हमको ये रिकंस्ट्रक्शन करना थोड़ा इजी होता है, एनाटॉमिकल प्लेसमेंट हो जाता है, हमको फीमर की ऑप्टिमल लेंथ कैनाल की मिल जाती है, मतलब जितनी हम लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं टनल की उतनी हम निकाल पाते हैं। कार्टिलेज भी रब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कॉर्टेक्स ब्लो आउट भी कम हो जाता है, पेरोनियल नर्व इंजरी के इंसिडेंसेस भी कम हो जाते हैं। इन्हीं सभी खूबियों के कारण इस टेक्निक का जब हम यूज़ करते हैं तो ग्राफ्ट प्लेसमेंट एनाटॉमिकल होता है, उसका हीलिंग बहुत अच्छा होता है, उसके रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे आते हैं, रिहेबिलिटेशन बहुत इजी रहता है इसमें।
ये सब खूबियाँ होने के साथ साथ इस तकनीक में एक खामी है कि इस तकनीक में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, ये कर्व्ड जो रिमर्स है, फ्लेक्सिबल रिमर्स जो हैं, ये कर्व्ड जो हैमर्स हैं, ये इतने महंगे होते हैं कि ये नॉर्मल जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उससे 60 से 70 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसके कारण कि ये टेक्निक्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कुछ ही चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स और डॉक्टर्स के पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो पाते हैं। तो जब भी हमें ACL रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना चाहिए, तब हमारे जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं उससे हमें इस टेक्निक के बारे में बात करना चाहिए। अगर ये टेक्निक आपके लिए अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट में, तो इस टेक्निक का बिल्कुल यूज़ करें और अपना ACL रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजीली और अच्छी तकनीक के साथ कराएं, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। नमस्कार।